नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वक्त हो गया है शाम के 6:30 का। आज पूरे दिन प्रदेश में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ घटा, क्या कुछ अहम रहा, ये इस पूरे बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। तो अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। सनातन नारों को लेकर विवादित बयान दिया है। जय श्री राम के नारे को गलत बताया। जय श्री राम का नारा दंगा कराने का लाइसेंस है। जय बजरंगबली का नारा भी दंगा कराने का लाइसेंस है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि श्री राम का नारा दंगा कराने का लाइसेंस है, तो जितने भी सनातनी हैं उनके अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जितने भी धर्मगुरु हैं उनके अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संत समाज में भी इस बयान के बाद से आक्रोश दिख रहा है। लगातार संत समाज की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस तरीके का बयान गलत है। सनातन धर्म को लेकर के इस तरीके का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और वो सनातन धर्म को लेकर के अक्सर विवादित टिप्पणियां करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवादित टिप्पणी करी है भगवान राम को लेकर के। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयान देते हैं वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर चाहे हो और चाहे जय श्री राम के नारे को लेकर उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं समाज में होती रहती हैं, कोई किसी का नाम लेके देवी देवताओं का कुछ अराजक तत्व तो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं और इसको सभी से जोड़ देते हैं। इसको लेकर के उनके बयान की कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू देवी देवताओं पर लगातार जो है कटाक्ष रहता है और उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं और साथ ही वो बैकवर्ड SC/ST के आड़ में छुपते हुए नजर आते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से तमाम बयान देते आए हैं उसी कड़ी में उनका यह भी बयान माना जा सकता है, क्योंकि लगातार वो एक बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं और बसपा में के कद्दावर नेता रहे हैं। कुछ दिनों तक के समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनसे किनारा इसीलिए कसा क्योंकि इनके बयान जो होते थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी आहत करते थे। विवादित बयानों के चलते ही इनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा और ये अभी इस समय खुद अपनी पार्टी बनाए हुए हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं लगातार ऐसे बयानों को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, लोग जान भी चुके हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम नाम का जो नारा है वो दंगा कराने का लाइसेंस है, जय बजरंगबली का नारा दंगा कराने का लाइसेंस है, तो क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि संत समाज इससे आक्रोश में दिख रहा है जिस तरीके से इनकी बयानबाजी सामने आई। देखिए, संत समाज इसका विरोध करेगा और तमाम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि जो कोई नाम लेते हैं जय श्री राम का या बजरंगबली का, अराजक तत्व होते हैं, किसी घटना को अंजाम देते हैं तो कानून का उल्लंघन होता है। कानून अपने हिसाब से इस मामले पर काम करता है, लेकिन भगवान राम सबके हैं, सबके और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। राम एक आदर्श हैं और तमाम जो देवी देवता हैं उनमें लोगों की आस्थाएं हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ अराजक तत्व नाम लेकर के किसी घटना को अंजाम देते हैं तो ऐसे में पूरे समूह को उसमें जोड़ना या राम से जोड़ देना, इस तरीके की घटना की निंदा के पूरा समाज करेगा और संत समाज तो इससे नाराज ही होगा। लेकिन उनका बयान जिस तरीके से आया है तो ऐसे में जो अराजक तत्व थे जिन्होंने नाम लिया है उनके ऊपर उनको बोलना था, ना कि सबको बोलना था। सबको लाइसेंस दे दिया जाता है, ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये सारी चीजें पूरे समाज को आहत करती हैं और शायद ये अक्षम्य भी है लोगों को। कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा समाज है, एक बड़ा वर्ग है जो हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखता है और ऐसे में उनका बयान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता है। सोनम, चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एनआईए स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आतंकी मोहम्मद मोइद को 21 महीने की सजा। मोइद पर यूपी में आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है और 2021 को एटीएस निरीक्षक सुशील सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अलकायदा का आतंकी उमर हिलमजी भारत में नेटवर्क फैला रहा था। एनआईए ने सभी सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। तो एनआईए ने सभी सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। आपराधिक सबूत जो पाए गए थे उनको कोर्ट में पेश किया गया है। उसके बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर मोइद को सजा सुनाई है। तो एनआईए स्पेशल कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। आतंकी मोहम्मद मोइद को 21 महीने की सजा सुनाई गई है। आतंकी गतिविधियों में शामिल मोहम्मद मोइद को स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस 21 महीने की सजा सुनाई गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वर्षा साहिब जुड़ गई है हमारे साथ। वर्षा, देखिए एनआईए कोर्ट ने आतंकी मोइद को 21 महीने की सजा सुनाई है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? अलकायदा का उमर मंडी की तरफ से ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी गतिविधि का प्लानिंग की जा रही थी जिसमें मोहम्मद मोइद का नाम सामने आया। उसके बाद लगातार जांच पड़ताल होने लगी और जांच पड़ताल करने के बाद जब ये पूरा मामला एटीएस के बाद एनआईए कोर्ट में दिया गया तो एनआईए कोर्ट ने पूरी तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल की और अब जिस तरीके से मोहम्मद मोइद को 21 महीने की सजा सुनाई गई है, जिसमें साफ तरीके से ये कहा गया है कि जो एनआईए कोर्ट है उसने पूरा जो सबूत है वो कहीं ना कहीं एनआईए कोर्ट में पेश किया है मोहम्मद मोइद के नाम पर, और क्या क्या चीजें जो गतिविधि रही है वो सबूत पेश किए गए हैं कि आखिर किस तरीके से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो की जा रही थी, उत्तर प्रदेश में प्लानिंग की जा रही थी आखिर एक बड़े संचालन को लेकर कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सके। तो उसको लेकर जब गिरफ्तारी हुई मोहम्मद मोइद की तो उससे पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद एनआईए ने पूरी तरीके से इसमें नेटवर्किंग को खंगाला कि आखिर ये नेटवर्किंग कहां से आई है। तो ये नेटवर्किंग जब पता चली अलकायदा से होते हुए पूरी तरीके से इस नेटवर्क को उत्तर प्रदेश में भी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसको लेकर जांच पड़ताल और अब पूरी तरीके से कार्रवाई हो चुकी है, सजा हो चुकी है। 21 महीने की सजा मोहम्मद मोइद को दी गई है एनआईए कोर्ट में। वर्षा, जिस तरीके से एक आतंकी को एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई है उसके बाद से जो तमाम ऐसे लोग हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये नजीर बनती दिख रही। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां जब लगातार बढ़ती हैं तो सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है कि इनको रोका जा सके और उसके लिए यूपी एटीएस एनआईए पूरी तरीके से लगी रहती है, सुरक्षा बॉर्डरों को भी देखती है। अब जिस तरीके से इन आतंकवादियों को पकड़ने के बाद जब सजा दिलाई जाती है तो एक बड़ी चीज हो जाती है कि इनको सजा भी मिल रही है। उस तरीके से ये अगर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है तो इनको सजा भी दी जा रही है। और क्योंकि पाकिस्तानी संगठन अलकायदा उमर हेलमंडी की जो एक नेटवर्किंग थी उसको लाने की कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश में, उस नेटवर्किंग को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उस नेटवर्किंग पे लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाया गया एनआईए की तरफ से। और जब पकड़ा गया मोहम्मद मोइद को तो उससे पूछताछ भी की गई कि आखिर ये नेटवर्किंग कहाँ से शुरू हुई और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस नेटवर्किंग को एक्टिव किया जा रहा था। अब सजा मिल चुकी है, सजा मिलने के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि इस तरीके की जो नेटवर्किंग है वो और ज्यादा उत्तर प्रदेश में एक्टिव ना हो सके। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया वर्षा। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदूषण को लेकर एक्शन में प्रशासन दिखाई दे रहा है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट पर है। BS4 कॉमर्शियल वाहनों पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली में अब इनको प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ रहे AQI को देखते हुए आदेश जारी किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो प्रदूषण को लेकर एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से अलर्ट घोषित किया गया है। BS4 कॉमर्शियल वाहनों पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली में अब इन वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में
AQI लेवल बढ़ने की वजह से ये आदेश जारी किया गया है। तो प्रशासन की तरफ से लगातार उन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है कि अब BS4 कॉमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना ही चिल्ला बॉर्डर के साइड पर प्रवेश कर पाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अली खान जुड़ गए हमारे साथ। अली खान, देखिए जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसकी रोकथाम को लेकर के प्रशासन की तरफ से अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, सीक्वेंस की तरफ से आज जो है दिल्ली में जो भी BS4 से नीचे कमर्शियल वाहन है, BS4 कमर्शियल वाहन हैं, उनको दिल्ली में प्रवेश उनका आज से वर्जित कर दिया गया है। आज पूरे दिन प्रशासन और जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो अलर्ट मोड में नजर आए। तमाम जितने भी बॉर्डर थे दिल्ली के, उन पे तमाम चेकिंग अभियान चलाए गए। वहीं नोएडा के क्रम में भी चिल्ला बॉर्डर पे भी चेकिंग चलाई जा रही थी लगातार उनकी तरफ से। और चेकिंग में आज क्योंकि पहला दिन था, बस 1 नवंबर से ये आदेश लागू हुआ है, तो पहला दिन था। आज जो भी वाहन BS4 कमर्शियल या उनसे नीचे के जो भी वाहन दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें दिल्ली कट पे ही रोक के उनको जागरूक करके उन्हें वापस यूटर्न करा दिया जा रहा था, दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। पर अगर जो कल से की तारीख की बात करें, कल 2 नवंबर से ये तमाम आदेशों की अवहेलना करने पे जो लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे, जो इन आदेशों को अवहेलना करेंगे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है कि उनका चला मोटा चालान भी कट सकता है और उनके जो तमाम जो परमिट लाइसेंसेस है उन पे भी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें भी कैंसिल करने की प्रक्रिया की जा सकती है। तो ऐसे तमाम आदेश सीक्वेंस के द्वारा जारी करे गए हैं, पर ये आदेश दिल्ली के जो वाहन है, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहन है, उनके लिए नहीं है। अभी उन्हें 1 साल का समय दिया गया है, मतलब अगले साल 2026 नवंबर तक उन पे ये रोक नहीं लागू होगी। बाकी तमाम प्रदेशों के जितने भी वाहन है उन पे ये रोक लागू होगी। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर कासगंज से है, जहां पर गैंगरेप पीड़िता के घर से गायब होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता के घर पर 24 घंटे से पुलिस पहरा दे रही थी। जारी के बावजूद भी पीड़िता घर से गायब बताई जा रही है। पुलिस की कई टीम पीड़िता की तलाश में जुटी हुई है। CCTV फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। तो 24 घंटे पहरे के बाद भी गैंगरेप पीड़िता जो है वो घर से लापता है। इसके बाद से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं कि आखिरकार पीड़िता गई तो कहां गई, क्योंकि जब 24 घंटे पुलिस का पहरा था बावजूद उसके पीड़िता गायब कैसे हो गई। ये तमाम सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं इनके जवाब, और पुलिस प्रशासन खुद इनके जवाब जानना चाहता है कि आखिरकार 24 घंटे की निगरानी के बावजूद गैंगरेप पीड़िता घर से गायब कैसे हो सकती है। तो कासगंज में गैंगरेप पीड़िता घर से गायब बताई जा रही है। 24 घंटे पुलिस के पहरे के बावजूद पीड़िता लापता है और इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। लगातार पीड़िता की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से तलाश की जा रही है पीड़िता की। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुम्मन कुरैशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जुम्मन, देखिए 24 घंटे पुलिस का पहरा था, बावजूद उसके गैंगरेप पीड़िता जो है वो घर से लापता है। जी बिल्कुल सोनम, आपको बता दें ये पूरा मामला जनपद के कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के झाल के पुल का था। यहाँ पर जो है एक जो युवती थी वो अपने मंगेतर के साथ जो है गई थी झाल के पुल पर। वहां कुछ लोगों ने जो है पुलिस बनकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनको जेल भेज दिया था, और वो जो आरोपी लगभग सब जेल से बाहर आ चुके हैं। वहीं जो पीड़िता की गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से जो है गुहार लगाई थी सुरक्षा की, उन्हें खतरा बना लग रहा था, डर लग रहा था। तो इसी को लेकर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गैंगरेप पीड़िता के घर पे पुलिस को पहरा लगा दिया गया था। हर वक्त 24 घंटे वहां पुलिस का पहरा रहता था, लेकिन पुलिस के पहरे के बावजूद भी जो है गैंगरेप पीड़िता जो थी वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है, गायब है। अब उसकी तलाश के लिए पुलिस जो है CCTV कैमरे में तलाश कर रही है और कई टीमें लगाई गई हैं पुलिस की जो उसको तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई भी पता नहीं लग सका है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध धर्मांतरण का मामला एक बार फिर से गरमाया है। वादी घनश्याम हेमलानी ने पुलिस पर तमाम सवाल उठाए हैं। मुख्य आरोपी पास्टर कंचन मित्तल पर आरोप लगाए हैं। आरोपी अभी भी शंघई जनसभाएं कर रही है, अवैध धर्मांतरण करा रही है। पुलिस को जानकारी देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वादी ने एसटीएफ से धर्मांतरण मामले में जांच कराने की भी मांग की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मयंक त्यागी जुड़ गए हमारे साथ। मयंक, देखिए, अवैध धर्मांतरण का जो मामला है वो लगातार गरमाया हुआ है। जो हिंदू संगठन है, जो वादी है, वह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिसके ऊपर ये धर्मांतरण का आरोप लगा था वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो अभी शंघई सभाएं करवा रही है, धर्मांतरण करवा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं सागंज इलाके में अवैध धर्मांतरण वाले मामले में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला फिर से गरमाने लगा और ऐसे में सवाल उठते हैं कि खुद हिंदूवादी नेता और जो वादी है उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार पुलिस को चेतावनी दी, लगातार उसको सूचनाएं दी। जो व्यक्ति था जो जेल से बाहर आया, जो पास्टर कंचन मित्तल था, उसके द्वारा जो लगातार अवैध धर्मांतरण की तमाम सभाएं, तमाम लोगों को गुमराह करने वाली चीजें की थी। उसमें सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वादी हैं, जो वादी हैं, हिंदूवादी नेता हैं, वो लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और सीधे तौर पर पुलिस को घेरते हुए तमाम आरोप जो लगाए भी जा रहे हैं। और ऐसे में जो जेल से छूटने वाला जो अवैध धर्मांतरण का मुख्य सरगना था वो बाहर आ चुका है। बाहर आने के बाद लगातार जिस आरोपों में वो जेल गया था, लगातार वो उस तरह की कहानी फिर से दोहरा रहा है। और ऐसे सवाल उठता है कि आखिरकार अवैध धर्मांतरणों को इस तरह बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस तरह का आरोप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मांग रखी गई है कि अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए इस पर कहीं ना कहीं एसटीएफ को भी शामिल किया जाए। चलिए, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मयंक। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेपाल के रास्ते फिर भारत में विदेशी महिला घुसी है। उज्बेकिस्तान की महिला सोनौली बॉर्डर पर गिरफ्तार की गई है। महिला को हिरासत में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2024 में अवैध रूप से घुसपैठ के दौरान ये महिला पकड़ी गई थी। फरवरी 2025 को महिला को भारत में निर्वासित कर दिया गया था। तो एक बार फिर से नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया है। उज्बेकिस्तान की महिला को सोनौली बॉर्डर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जसवाल जुड़ गए हमारे साथ। अजय, देखिए, जिस तरीके से एक महिला एक बार फिर से भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रही थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? ये आपको बता दें कि भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सोनौली आव्रजन कार्यालय पर एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ उज्बेकिस्तान की एक महिला, जिस पर पहले से ही लुक आउट सर्कुलर यानी एलओसी जारी था, दोबारा अवैध रूप से भारत पहुंच गई। जांच में इमिग्रेशन विभाग की ये बड़ी चूक उजागर हुई है। अगर सूत्रों की माने तो यह वही महिला है जिसे पिछले वर्ष अवैध प्रवेश के मामले में पकड़ा गया था और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई के बाद 22 फरवरी 2025 को मुंबई एयरपोर्ट से एग्जिट परमिट के साथ देश में निर्वासित किया गया था। विभागीय जांच में यह खुलासा हुआ कि महिला ने अप्रैल 2025 में नेपाल के रास्ते भारत में पुनः अवैध प्रवेश किया। कल देर शाम वो सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पहुंची थी ताकि भारत में प्रस्थान के लिए पासपोर्ट पर डिपार्चर स्टाम्प लगवा सके। जांच के दौरान अधिकारियों को उसके पास भारत में प्रवेश से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। इमिग्रेशन अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला को सोनौली कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि सीमा क्षेत्र में इस खुलासे से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। विभाग अब यह जांच कर रहा है कि लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बावजूद महिला किस तरह नेपाल मार्ग से भारत में घुसपैठ करने में सफल हुई है। चलिए, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।